नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी देहाती पशु पालन के बारे में यानी कि पास्टोरल हर्डिंग या पास्टोरलिज्म के बारे में हमने बात की थी। दोस्तों, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जो आपके बीए में जो ज्योग्राफी का पेपर है उसका जो सेकेंड सेमेस्टर में जो मानव भूगोल का पेपर है उसमें हमने 5th यूनिट से उठाया है। ठीक है, 5th यूनिट में हमने 3 टॉपिक पर चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं आपसे 5th यूनिट के चौथे टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चौथा टॉपिक है दोस्तों आपका मत्स्य पालन यानी कि फ़िशिंग। ठीक है, शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि फ़िशिंग का मतलब होता है कि मछलियों को पकड़ना। ठीक है, अब वो किस किन तरीक़ों से पकड़ते हैं या पकड़ते थे उस समय, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मत्स्य पालन का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ फिशिंग। प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल यहाँ 3 शब्द आते हैं आपके। एक तो हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, तीसरा है आपका प्राचीन काल। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है, जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तब वो आपका था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आद्यकाल में जब वह केवल लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, या कह सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल में लिखने पढ़ने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में चीज़ें लिखी गई लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। प्राचीन काल में जो चीज़ें मिली है, ठीक है, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, वो आपका क्या है, प्राचीन काल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है आपसे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में मत्स्य पालन भोजन का एक अनिवार्य स्रोत था तथा प्राचीन काल में यह एक व्यावसायिक गतिविधि बन गया। देखो दोस्तों, अलग अलग काल हैं तो इन्हें आप डिफरेंस याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल में केवल भोजन के लिए मछली पालन होता था, यह मछली प्रमुख स्रोत था, लेकिन प्राचीन काल में ये व्यावसायिक गतिविधि हो गया, यानी कि अब लोग रुपए कमाने के लिए भी ये काम करने लगे। गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की उत्पत्ति पहली बार 15वीं शताब्दी में हुई थी, परंतु वास्तव में 19वीं शताब्दी में भाप वाली नौकाओं के आगमन के साथ इसने गति पकड़ ली। आपको पता है दोस्तों कि भाप का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जेम्स वाट महोदय ने किया था। तो भाप का आविष्कार होने के बाद तेज़ नौकाएं चलने वाली, जो तेज़ गति से नौकाएं चल सकती थी, उनका आविष्कार हुआ। अधिक शक्तिशाली मत्स्य नाव बड़े जाल खींचने में सक्षम थी, यानी कि जो बड़ी बड़ी नावें थी वो बड़े बड़े जाल भी खींच सकती थी। मनोरंजक मछली पकड़ना 18वीं शताब्दी में धनी वर्गों के लिए आरक्षित था। अधिक सुलभ हो गया क्योंकि तकनीकी विकास ने कम लागत पर बेहतर उपकरण का उत्पादन करने में सक्षम बना दिया। ठीक है, यानी कि कुछ लोग भोजन के लिए मछली पकड़ते थे, कुछ व्यवसाय के लिए, और कुछ लोग मनोरंजन की गतिविधि के रूप में भी मछली का पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए कौन पकड़ सकते हैं, जो धनी वर्ग है, जिसके पास पैसा है बहुत। ठीक है, उस समय निर्वाह मछली पकड़ने में हाथ से मछली पकड़ना या प्राकृतिक सामग्री से बने बुनियादी उपकरण का उपयोग करना शामिल था, यानी कि वो पहले मछली हाथ से ही पकड़ते थे या प्राकृतिक सामग्रियों से पकड़ते थे। आज की जैसी नई तकनीकें नहीं थी, जिसका कोई निशान भी नहीं बचा है आज के समय में। ठीक है, यह मुख्य रूप से जो निर्वाह मछली पकड़ना था, कहाँ से होता था, झीलों से, नदियों के पास स्थापित जनसंख्या द्वारा ही प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि माला, जाल, रेखा, छड़ लगभग 3500 ईसा पूर्व मिस्र में एक साथ दिखाई देते दिए थे, यानी कि ये इनके द्वारा पकड़ा जाता, मालाओं के द्वारा, जाल के द्वारा, रेखा और छड़ों के द्वारा मिस्र में इनके द्वारा मछली पकड़ने का काम होता था। सदियों से निर्वाह मछली पकड़ने में थोड़ा परिवर्तन आया है तथा कुछ तकनीकों का उपयोग आज भी पश्चिम में
मनोरंजक मछली पकड़ने में किया जाता है। ठीक है। मत्स्य पालन की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ फिशिंग। मत्स्य पालन भोजन, मनोरंजन, व्यापार व उनके उत्पादों के लिए जंगली मछली पकड़ने की प्रथा है। ठीक है। मछली पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में हकिंग, जाल एकत्रित करना शामिल है। यानी कि जो विधियां अपनाई जाती हैं मछली पकड़ने में, हकिंग है, जाल है और एकत्रित करना शामिल है। विस्तार से मछली पकड़ने का शब्द सेलफिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, कछुए, मेढक, कुछ खाद्य समुद्री आकशेरुकी। आकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसे हम आकशेरुकी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। जैसे अन्य जलीय जीवों को पकड़ने के लिए लागू किया गया। ठीक है। यानी मछली पकड़ने का जो शब्द है सेलफिश, उसमें कौन कौन शामिल है? स्क्विड, ऑक्टोपस, कछुए, मेढक और कुछ खाद्य समुद्री आकशेरुकी जीव शामिल हैं। इन सबको मिला करके हम मछली पकड़ना ही कहते हैं। ठीक है। यह शब्द सामान्यतः व्हेल जैसे जलीय स्तनधारी को पकड़ने के लिए लागू नहीं होता है। इसके लिए व्हेलिंग शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जब व्हेल मछली आप पकड़ते हो तो उसके लिए व्हेलिंग शब्द आता है, बाकी के लिए मत्स्य मछली पकड़ना शब्द ही आता है। मत्स्य पालन विभिन्न तकनीकों एवं परंपराओं के साथ एक प्राचीन और विश्वव्यापी प्रथा है। आधुनिक मछली पकड़ने की प्रथा व्यावसायिक जहाज़ों से लेकर बड़े पैमाने पर खाद्य मछली की कटाई से लेकर परिवार के खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ने वाले व्यक्तियों तक, मनोरंजक ट्राउट, समुद्री मछली पकड़ने से लेकर पेशेवर गहरे समुद्री स्पोर्ट फिश पकड़ने तक है। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है आप यहाँ पर कि जो आज के समय में मछली का पकड़ने का काम है वो बड़े बड़े जहाज़ों से होता है। ठीक है। और ये केवल खाने के लिए नहीं पकड़ी जाती है, या कह सकते हो कि इससे ये केवल कटाई, या कह सकते हो कि परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं होता है। इससे बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करके देश मुद्रा भी कमाते हैं। ठीक है। और मनोरंजन कार्य भी इससे करते हैं। कई लोग हैं अलग अलग तरीके से अपना, इसके लिए वो छिछले समुद्र से लेकर के गहरे समुद्र में जा कर के ये क्रियाएं करते हैं। ठीक है। मनोरंजक मछली को विभिन्न प्रकार से पकड़ा जा सकता है, जिसमें एकत्रित करना यानी मछली पकड़ने का काम है जो एकत्रित करना, भाला से पकड़ना, जाल, फंसाना, एगलिंग, हुक, लाइनों तथा छड़ एवं डंडे से मछली पकड़ने की प्रक्रिया शामिल है। यानी इतने प्रकार से मछली पकड़ने का काम होता है। हालांकि अधिकांश लोग मछली पकड़ने को हुक तथा लाइन से मछली पकड़ने का कार्य मानते हैं। ठीक है। कुछ हम आगे तकनीकी देख लेते हैं जो आज के समय में मछली पकड़ने के लिए प्रचलित हैं या प्रचलित रही हैं। विश्व में मत्स्य पालन की पारंपरिक तकनीक यानी ट्रेडिशनल फिशिंग टेक्निक्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। पहला है आपका स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग के प्रारंभिक रिकॉर्ड भारत और फ्रांस में 16,000 वर्ष पहले के हार्पून के उपयोग को दर्शाते हैं। ठीक है। तब से भाले और त्रिशूल के उपयोग का वर्णन अनगिनत कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यानी कि स्पीयर फिशिंग का मतलब है कि भाले और त्रिशूल के माध्यम से मछलियों को पकड़ना। ठीक है। अमेरिकी मूल जनजातियां जैसे कि हूपा, ठीक है, हूपा अमेरिका की मूल जनजाति है, एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय से मछली पकड़ने के लिए माले का उपयोग कर रही है। माले का नहीं, भाले का प्रयोग कर रही है। ठीक है। तीरंदाजी के आगमन के साथ कई जनजातियों ने जल में प्रवेश किया तथा परिणाम स्वरूप धनुष से यानी कि बो फिशिंग द्वारा मछली पकड़ने की शुरुआत की गई। यानी कि पहले भाले के द्वारा या त्रिशूल के द्वारा किया जाता था, फिर तीरंदाजी भी आ गया, तीरों के माध्यम से मछली पकड़ने की शुरुआत हुई। वर्तमान में फिलीपींस में मैग्रिटोस जनजाति, दोस्तों फिलीपींस में एक जनजाति है मैग्रिटोस जो कि तीरों के माध्यम से मछली को पकड़ती है। ठीक है। आज मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के कई अमेरिकी राज्य में फ्लैट फिश के लिए गैगिंग, ये दोस्तों मछली का नाम है फ्लैट फिश, गिगिंग जैसी तकनीक लोकप्रिय है। ठीक है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे दो व्यक्ति दिखाए गए हैं जो कि सागर के अंदर हैं। इन्होंने अपने हाथ में भाला ले रखा है। ठीक है।
और भाले के माध्यम से वो आगे की जो मछलियां हैं उन पर हमला करने वाले हैं, उन्होंने निशाना साध रखा है। तो ये आपका होता है स्फीयर फिशिंग। अगला है आपका एगलिंग। एगलिंग में एक हुक यानी कोण का उपयोग किया जाता है जो मछली पकड़ने की रेखा से जुड़ा होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो कांटा होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये कांटा होता है और ये एक रेखा से जुड़ा होता है। सामान्यतः आप जो सामान्य भाषा में कहते हैं बंसी के माध्यम से मछली को पकड़ना, ठीक है, वही है यहाँ पे आपका एगलिंग। ऐतिहासिक रूप से हुक सामान्यतः चारा के साथ लगाया जाता है जो उपलब्ध होने के आधार पर स्थान से भिन्न होता है। चारे के रूप में आप केचुए का प्रयोग भी करते हैं ये लोग, आटे का प्रयोग भी करते हैं, छोटे छोटे मेढक के बच्चों का भी उपयोग किया जाता है। जब एगलिंग की बात आती है तो दो प्रमुख तरीके हैं इसके। एक तो रेखा के साथ मछली पकड़ना। एक हाथ से पकड़ी जाने वाली मछली पकड़ने की रेखा को सामान्यतः ऊंचे स्थानों जैसे पुल व चट्टान से जल में उतारा जाता है। रॉड एगलिंग, मछली पकड़ने की रेखा तथा हुक के साथ एक साधारण पोल जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम रॉड एंगलर्स ने, ये नाम है दोस्तों, रॉड एंगलर्स ने अपनी छड़ बनाने के लिए बांस के वृक्षों का उपयोग किया। यह 4000 वर्ष पहले की बात है। एगलिंग तकनीक को जीवित रहने के लिए शिकार के साधन से मछली पकड़ने को आज प्रिय मनोरंजक गतिविधि माना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस तकनीक में एक आपका कांटा होता है जो छड़ के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर केचुए का उपयोग किया जाता है या आटे का उपयोग किया जाता है या मेढक के छोटे छोटे बच्चों का उपयोग किया जाता है, जिसे मछलियाँ खाने आती हैं और वो ये कांटा उनके मुंह में फंस जाता है, जिसे छड़ी के माध्यम से खींच लिया जाता है, ठीक है। और आज ये मनोरंजक गतिविधि भी है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनके हाथ में एक छड़ी है, ठीक है। फिर धागे से आपका धागे से यहाँ पर ये कुछ यहाँ पे कांटा है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति लगा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके मुंह में ये कांटा फंस चुका है और इस व्यक्ति ने इसे बाहर खींच लिया है और ये मछली पकड़ लेगा। तो ये आपकी एगलिंग तकनीक कहलाती है मछली पकड़ने की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बर्फ़ में मछली पकड़ना यानी कि आइस फिशिंग। बर्फ़ में मछली पकड़ना जल के जमे हुए स्तर पर बर्फ़ को प्रदर्शित करने के माध्यम से मछली पकड़ने की प्रथा है। परंपरागत रूप से इस प्रथा का उपयोग विश्व के ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है। उत्तरी क्षेत्र आप समझ रहे हैं कि जो आर्कटिक प्रदेश है वहाँ पर किया जाता है। यह एक सहस्राब्दी से अधिक बर्फ़ मछली पकड़ने की मूल प्रथा है, ठीक है। यानी कई शताब्दियों से ये मूल प्रथा है बर्फीले क्षेत्रों में मछली पकड़ने की। नियमित मछली पकड़ने के समान बर्फ़ में मछली पकड़ने में स्पीयर फिशिंग तथा एंगलिंग दोनों शामिल हैं, ठीक है। आपको पता है ये स्पीयर फिशिंग में भाले, त्रिशूल और तीरों का प्रयोग किया जाता है। एंगलिंग में क्या होता है कि बंसी का प्रयोग किया जाता है यानी कि कांटे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बर्फ़ में मछली पकड़ने की संस्कृति कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में उचित प्रकार से संरक्षित है। वास्तव में इनमें से कई देश वार्षिक रूप से बर्फ़ में मछली पकड़ने के टूर्नामेंट का आयोजन भी करते हैं, यानी कि एक प्रतियोगिता भी होती है कि मछली पकड़ना है, ठीक है, जहाँ हज़ारों शौकीन मछुआरे आते हैं, ठीक है। दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगिता चल रही है। ये बर्फ़ है आपकी, बर्फ़ में इन्होंने होल किया है और होल के अंदर इन्होंने एगलिंग तकनीक से कांटे में चारा फंसा करके डाल दिया है। जब मछली इस चारे को लेगी तो ये बाहर खींच लेंगे और मछली पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये ठंडे प्रदेशों में ही हो सकता है जहाँ पर लगातार बर्फ़ जमी होती है। एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है, जो ज़्यादा मछली पकड़ेगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा, ठीक है, एक निर्धारित समय में। इसके बाद है फसाना यानी कि ट्रैपिंग। इनुइट नदी, दोस्तों एक नदी है, इनुइट नदी के किनारे एक अर्धचंद्राकार आकार में पत्थरों को जमा करके बांध का निर्माण करते हैं
और वे मछलियों को आगे बढ़ने के लिए केवल एक संकीर्ण उद्घाटन के साथ पत्थर को एक निश्चित ऊंचाई तक रखते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि नदी के किनारे एक गड्ढा खोद दिया जाता है। ठीक है, और उस गड्ढे में पानी को भेजा जाता है, और जब मछलियाँ इस गलियारे में प्रवेश करती हैं तो मछुआरे अपने काकी वाक्स से उस पर वार कर देते हैं। काकी वाक्स दोस्तों एक उपकरण है जो कि तीरनुमा होता है, उससे वार करते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। मध्यकालीन यूरोप में भी स्टोन वियर का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पत्थर के बांध इतने व्यापक थे कि कुछ नदियां अंततः अगम्य ही हो गईं। मैग्ना कार्टा लिबर्टाटम ने इंग्लैंड के सभी मीठे पानी में इन पत्थर के बांधों को बांध के थे बनाया था, मतलब। ठीक है, इसके बाद अगली तकनीक है दोस्तों हाथ से एकत्रित करना, यानी कि हैंड गैदरिंग। कभी कभी मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये फिर पकड़ते कहते हैं। ये कुछ दोस्तों जो मछुआरे होते हैं इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं इस काम में कि वो तालाब में उतर जाते हैं और मछलियाँ पता नहीं कैसे पकड़ के ले आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस चित्र में आप देख भी रहे होंगे कि कुछ लोग झुके हुए हैं। देखो पानी बहुत कम हो चुका है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मछलियाँ भी ऊपर आ चुकी होंगी। तो अब ये एकत्रित कर रहे हैं इन मछलियों को पकड़ करके। ठीक है, इन महिलाओं को भी देख सकते हैं आप, इस थैले में मछलियों को पकड़ के ले जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं फसाना। ठीक है, हाथ से एकत्रित करने की तकनीकें भी हैं, जैसे कि कैटफिश नूडलिंग। मछुआरे अपने हाथ कैटफिश के छेद में रखेंगे तथा उसके काटने की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, यानी कि होल होता है और उसमें हाथ रख देते हैं और देखते हैं कि कैटफिश कब काटेगी, और जैसे ही काटेगी वैसे ही पकड़ लेते हैं। यह तकनीक अमेरिकी दक्षिण में लोकप्रिय बनी हुई है। ट्राउट प्राचीन ग्रीक कविताओं से लेकर शेक्सपियर के काव्य तक कई ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मछुआरा ट्राउट के पेट को तब तक गुदगुदी करता रहेगा तब तक कि वह लकवाग्रस्त ट्रांस में ना गिर जाए। ठीक है, इसके बाद है ट्रैपिंग। दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, ठीक है, ये दोस्तों एक यूरोपीय देश है, में पारंपरिक रूप से प्लाउंडर को पकड़ने के लिए सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्लाउंडर के लिए रेल को महसूस करने के लिए मछुआरे अपने नंगे पैरों का उपयोग करते हैं, यानी कि पैदल चलते हैं। एक बार जब उन्हें मछली मिल गई तो उन्होंने इसे अपने पैरों से फंसा लिया तथा इसे एक लेस्टर यानी कि त्रिशूल का एक स्थानीय रूप है लेस्टर पर लगा दिया उसे। ठीक है, जाल यानी कि नेटिंग। जाल तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं कि आजकल मछलियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं वो जाल से ही पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये मछली पकड़ने के जाल पतले धागों से बने चौड़े जाल थे, जिससे मछुआरे पहले की तुलना में अधिक मछलियाँ पकड़ सकते थे। जाहिर सी बात है कि जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं एक ही साथ। प्राचीन यूनानियों ने दर्ज किया है कि कैसे जाल मनुष्य सोते समय मछली पकड़ते थे, यानी कि आप एक बार जाल लगा दीजिए और सो जाइए, मछली अपने आप पकड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जाल में फंस जाएगी। मछली पकड़ने के जाल कई प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार के मतलब है कि छोटे से बड़े तक हो सकते हैं जाल आपके। इसके बाद है काइट फिशिंग। पतंग मछली पकड़ने का सबसे पहला लिखित प्रमाण 1500 दशक में होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये पतंगें जल की सतह के ठीक नीचे फंसती हैं और बड़ी संख्या में नीडल फिश जैसी प्रजातियों को आकर्षित करती हैं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कि मत्स्य पालन पोत, यानी कि फिशिंग वेसल्स, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं। एक नाव या जहाज़ जिसका उपयोग झील, समुद्र या नदी में मछली पकड़ने के लिए किया जाता है उसे मत्स्य पालन पोत के रूप में जाना जाता है। यानी वो नाव हो सकती है, वो जहाज़ हो सकता है, उसका उपयोग मछली पकड़ने में अगर किया जा रहा है तो वो मत्स्य पालन पोत ही कहलाता है। मत्स्य पालन गहरे समुद्र में से या शुद्ध जल से मछली पकड़ कर किया जा सकता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की आवश्यकता होती है,
जाहिर सी बात है कि गहरे समुद्र में जाना है तो हमें बड़े बड़े जहाज़ों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मछली पकड़ना भारी उत्पादन कार्य होता है तथा महासागरों में करना कठिन होता है। जबकि जबकि जल में मछली पकड़ने के लिए छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाएं होती हैं। यानी कि छोटा क्षेत्र है अगर मछली पकड़ने के लिए, जैसे कि नदी, तो वहाँ पे नावें काम करती हैं। अगर महासागरों के गहरे भाग में जाकर के पकड़नी है तो बड़े बड़े जहाज़ होने चाहिए। मत्स्य पालन जहाज़ के प्रकार भी हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। जिस उद्देश्य से सेवा करते हैं उसके आधार पर मछली पकड़ने के जहाज़ों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है आपका वाणिज्यिक मत्स्य पालन, यानी कि कमर्शियल फिशिंग वेसल्स। वाणिज्यिक मछली पकड़ने के जहाज़ या औद्योगिक मछली पकड़ने के जहाज़ वाणिज्यिक लाभ के लिए सामान्यतः प्रकृतिकृत मत्स्य पालन से मछली व अन्य समुद्री भोजन पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज़ हैं। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जब हम मछली इस पैमाने पर पकड़ना इस पैमाने पर पकड़ते हैं कि उनका व्यवसाय कर सकें, यानी कि व्यापार कर सकें, तो उसके लिए जिन जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है वे वाणिज्यिक जहाज़ कहलाते हैं, मत्स्य पालन जहाज़ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कारीगर मत्स्य पालन पोत, यानी कि आर्टिसनल फिशिंग वेसल्स। कारीगर मत्स्य पालन नौकाएं, जिन्हें पारंपरिक या निर्वाह मत्स्य पालन नौकाओं के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न छोटे पैमाने की कम प्रौद्योगिकी वाली मत्स्य पालन नौकाएं हैं जो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती हैं। ये नौकाएं वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धा हैं, क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्रों में समुद्री भोजन की आपूर्ति करके वाणिज्यिक नौकाओं की आय कम कर देती हैं। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा अर्थ है कि अगर नौकाओं का प्रयोग होने लगेगा, जाहिर सी बात है कि बड़े जहाज़ों को आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ये नौकाएं इन जहाज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं और ये नौकाएं छिछले जल वाले क्षेत्रों में जा कर के मछली पकड़ने का काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद है मनोरंजक मत्स्य पालन पोत, यानी कि रेक्रिएशनल फिशिंग वेसल्स। मनोरंजक मत्स्य पालन पोत वे पोत हैं जो अकेले मछली पकड़ने का कार्य नहीं करते, बल्कि आनंद एवं मनोरंजन के लिए इन नावों के माध्यम से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो पोत मछली पकड़ने के साथ साथ आनंद व मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मनोरंजक मत्स्य पालन पोत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि मत्स्य पालन पोत का वर्गीकरण। ठीक है। यानी कैटेगराइजेशन ऑफ फिशिंग वेसल्स। मछली पकड़ने के जहाज़ों को ट्रॉलिंग और नॉन ट्रॉलिंग जहाज़ों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि मत्स्य पालन का जो वर्गीकरण है, जो जहाज़ हैं, पोतों का वर्गीकरण 2 में किया गया है, ट्रॉलिंग और नॉन ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग पोत कौन से हैं? इन जहाज़ों में मछली पकड़ने के जाल होते हैं। ये आपको याद रखना है कि मछली पकड़ने के जाल होते हैं जो सहायक उपकरण द्वारा निलंबित होते हैं, यानी कि नीचे गिराए जाते हैं तथा मछलियों को पकड़ने तथा फंसाने के लिए आवश्यक गहराई पर जल की सतह के नीचे फंसा जाते हैं। ठीक है। यानी इन्हें नीचे भेजा जाता है। दोस्तों इस चित्र में भी देख रहे होंगे, ये जहाज़ है, इसके नीचे ही दोस्तों जाल होगा जो नीचे तक रहेगा। ठीक है। तो इसे ट्रॉलिंग कहते हैं। नॉन ट्रॉलिंग में क्या होता है? ये जल के साथ अत्यधिक विशेष मछली पकड़ने के जहाज़ हैं, यानी ये जल के साथ ही चलते हैं, जिन्हें समुद्र के जल के विरुद्ध नहीं खींचा जा सकता है। यानी कि जिस ओर समुद्र की धाराएं चल रही हैं उसी ओर खींचा जाता है इन्हें, बल्कि इसके बजाय मछली जाल की ओर तैरती है तथा स्वयं को फंसा लेती है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस चित्र के माध्यम देख रहे होंगे आप, ये आपका जहाज़ है, इसमें ये जाल बड़ा सा लगा हुआ है। ठीक है। और यह धारा के साथ साथ बह रहा है और मछली धारा के विपरीत हमेशा बहती है, ये आपको याद रखना है। तो जाल इधर आ रहा है, मछली इधर जा रही है, तो जाहिर सी बात है फंस जाएगी मछली जाल में। ठीक है। तो ये नॉन ट्रैवलिंग होता है। इन ट्रैवलिंग जहाज़ों को निम्नलिखित श्रेणी में भी विभाजित किया जाता है। ठीक है। मछुआ जहाज़, यानी कि सिनर्स। इस प्रकार के नॉन ट्रैवलिंग जहाज़ों का उपयोग सामान्यतः पेलेजिक प्रजातियों को पकड़ने के लिए, पेलेजिक प्रजातियां दोस्तों मछली की एक प्रजाति है, इसको पकड़ने के लिए किया जाता है। मछली की पेलेजिक प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो जल की सतह के पास पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि पेलेजिक प्रजातियां मछली की प्रजातियां हैं
जो जल की सतह के पास पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि सतह का मतलब है कि जल का ऊपर वाला भाग, ठीक है, और तली का मतलब है दोस्तों नीचे वाला भाग। तो इस सतह पर ही ये पेलेजिक मछलियाँ पाई जाएंगी। इसके बाद है लॉन्ग लाइनर। ये जहाज श्रृंखला में विभिन्न लंबी मछली पकड़ने की रेखाओं से सुसज्जित होते हैं तथा प्रत्येक पंक्ति तब सैकड़ों बैटेड हुक से जुड़ी होती है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े प्रकार में होते हैं ये। टूना क्लिपर, यह एक स्वचालित मछली पकड़ने का जहाज है जो एक विशेष मंच से सुसज्जित है जिसमें छड़ी तथा रेखाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद गिल नेट्स है। मछली पकड़ने की गिल नेट्स प्रणाली को नियोजित करने वाली मछली पकड़ने वाली नौकाओं की किस्मों को गिल नेटर्स कहा जाता है। बेहतर मछली पकड़ने के परिणामों के लिए गिल नेटर्स को मैनुअल रूप से संचालित या तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है क्रैबर्स। ठीक है। मछली पकड़ने वाली नावें जो मुख्य रूप से केकड़ों के लिए मछली के लिए उपयोग की जाती है, यानी केकड़ों के लिए और मछलियों के लिए जो नाव उपयोग की जाती है उसे क्रैबर्स कहते हैं। क्रैब मीन्स केकड़ा ही होता है दोस्तों, तो इसी के नाम पर रखा गया है के रूप में जाना जाता है। इन जहाज़ों को वैकल्पिक रूप से फिश ट्रैप नाव के रूप में भी जाना जाता है, यानी इन्हें क्रैबर्स भी कहते हैं और फिश ट्रैप भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ड्रिफ्टर्स उन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को संदर्भित करते हैं जो मछलियों को पकड़ने तथा फंसाने के लिए विशेष बहाव मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करती हैं। ठीक है, यानी कि विशेष प्रकार की जब मछलियों को पकड़ा जाता है तो उसे ड्रिफ्टर्स कहते हैं। इसके बाद फैक्ट्री जहाज यानी फैक्ट्री शिप। फैक्ट्री जहाज समुद्र में तैरते हुए मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, कारखानों में संरक्षित करने के समान होता है, यानी कि सारे काम जहाज में ही हो जाते हैं। मछली पकड़ना, उनका प्रसंस्करण करना, कारखाना में संरक्षित करना, ये सारे काम जहाज में ही किए जाते हैं। मछली पकड़ने के जहाज जो सामान्यतः मुख्य रूप से केकड़ों को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें केकड़े कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत में मत्स्य पालन उद्योग के बारे में कि भारत में क्या स्थिति है वर्तमान समय में फिशिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर दूसरा है तो पहला कौन सा है, तो वो है चीन। ठीक है, चीन पहले नंबर में है मछली उत्पादन में, भारत दूसरे नंबर में है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 5.43% का योगदान देता है। ठीक है। भारत जलीय कृषि, दोस्तों जलीय कृषि का संबंध आपके मछली उत्पादन से ही है, के माध्यम से मछली का एक प्रमुख उत्पादक भी है तथा चीन के पश्चात विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जैसा पहले भी बताया। मत्स्य पालन क्षेत्र का देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसे एक शक्तिशाली आय तथा रोजगार सृजक के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि ये विभिन्न सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तथा विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अतिरिक्त सस्ते तथा पौष्टिक भोजन का भी एक स्रोत है, यानी कि मछली रोजगार भी दे रही है, आर्थिक प्रति व्यक्ति आय में भी मदद कर रही है, राष्ट्रीय मुद्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, साथ ही साथ सस्ते और पौष्टिक भोजन का भी मुख्य स्रोत है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का भी स्रोत है। ठीक है, भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मछली अत्यधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में गरीब जनसंख्या रहती है जिसकी आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो मछली उत्पादन ही है। ठीक है, भारत में मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि खाद्य उत्पादन, पोषण सुरक्षा, रोजगार व आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य पालन क्षेत्र 20 मिलियन से अधिक मछुआरों, ठीक है, तथा मछली किसानों के लिए आजीविका का प्रत्यक्ष स्रोत है। भारत की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य में यानी कि जीडीपी में
वार्षिक 1.7 ट्रिलियन रुपए, ठीक है, 1.75 ट्रिलियन रुपए का योगदान भी देता है तथा ये प्रमुख निर्यातक अर्जक है। यानी कि भारत बड़े पैमाने पर मछलियों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है मछली का। मछली भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं में से एक है। नीली क्रांति, दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से ही है, ठीक है। नीली क्रांति मिशन का देश एवं मछुआरों तथा मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ जैव सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विकास के लिए जल संसाधनों के पूर्ण संभावित उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान देने का दृष्टिकोण है, ठीक है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से भारत में कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं और उनसे संबंधित उत्पाद हैं, उनको दिखाया गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इंडिया, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपकी एक तरफ क्रांति दी गई है, दूसरी तरफ फसल दी गई है और फिर जनक उसके कौन है ये भी दिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है, ठीक है, बेसिकली गेहूं और चावल से है, जिसके जनक MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। विश्व में अगर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था अगर आपसे कोई पूछे तो विलियम गॉड महोदय ने दिया था, ठीक है, विलियम गॉड महोदय ने शब्द दिया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में MS स्वामीनाथन है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इसके जनक वर्गीज कुरियन हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, जिसके जनक भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, जिसके जनक अरुण कृष्णन हैं। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है, जिसके जनक विशाल तिवारी हैं। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और फल उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, ठीक है। काली क्रांति का संबंध यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नीली क्रांति का संबंध तो मत्स्य उद्योग से, मत्स्य पालन से, लेकिन गुलाबी क्रांति का संबंध पार्टिकुलर झींगा मछली के उत्पादन से, जिसके जनक दुर्गेश पटेल थे। गोल्डन फाइबर क्रांति के जनक या संबंध किससे, तो जूट उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का तो फल और शहद उत्पादन से, ठीक है। सिल्वर क्रांति का संबंध या सिल्वर फाइबर क्रांति का कपास उत्पादन से, जिसके जनक इंदिरा गांधी जी थी। सदाबहार क्रांति के जनक या सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीक से और कृषि से है, तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय मत्स्यिकी की वर्तमान स्थिति क्या है ये भी देख लेते हैं। करेंट स्टेटस ऑफ इंडियन फिशरीज। मत्स्य पालन विभिन्न समुदायों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। भारत 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात के साथ विश्व का बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, ठीक है। मत्स्य पालन पिछले 5 वर्षों में 6 से 10% की वृद्धि दर के साथ देश का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है, ठीक है, यानी कि भारत कृषि निर्यातों में सबसे ज़्यादा मछली का ही निर्यात करता है। इसका महत्व इस तथ्य से रेखांकित होता है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र की विकास दर लगभग 2.5% है। इसकी यानी कि 2.5% कृषि क्षेत्र में है और मछली उत्पादन क्षेत्र में 6 से 10% है। इसकी समुद्री मछुआरों की जनसंख्या 3.5 मिलियन है, यानी कि 3.5 मिलियन लोगों को यह रोजगार देती है। 10.5 मिलियन लोग अंतर्देशीय मत्स्य पालन तथा मछली पालन में लगे हुए हैं। अंतर्देशीय का मतलब होता है दोस्तों जो देश के अंदर ही मछली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यानी कि देश की जो नदियां हैं आंतरिक भागों में वहाँ पर जब मछली पालन होता है तो उसे अंतर्देशीय कहते हैं।
मत्स्य पालन की कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत निम्नलिखित तकनीकी चुनौतियों सहित अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिसे हम देख लेते हैं। नंबर 1, देश का क्षेत्र मछली की कुछ प्रजातियों जैसे कार्प, पाकू तथा पंगेसियस पर आधारित है, ठीक है, तथा संचालित होता है, और इस आधार में वृद्धि करने से मछली उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि भारत जो मछली पकड़ता है वो कुछ सीमित प्रजातियों की ही पकड़ता है। कुछ प्रजातियों के आधार पर अधिक उत्पादन से मछली की कुछ विशेष किस्मों की अधिक आपूर्ति होती है तथा ये अंततः कीमतों में कमी और परिवर्तनशीलता का कारण भी है, ठीक है। भारत में अन्य संभावित एक्वाफीड वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मछली पकड़ी जाती है। एक्वाफीड उपयोग करने वाली प्रजातियों व उच्च मूल्य वाली मछलियों की कमी है तथा ये नए परिचय के लिए एक विचार होना चाहिए, ठीक है। नई प्रजातियों के प्रारंभ के लिए हैचरी प्रौद्योगिकी का अभाव है इंडिया में, जिसमें शुद्ध जल, खारा तथा समुद्री प्रजातियां शामिल हो सकती हैं। प्रजातियों के विविधीकरण से कीमतों को स्थिर करने तथा तैयार एक्वाफीड की मांग में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। शुद्ध जल की मछली का पालन अभी भी पारंपरिक विधियों पर ही आधारित है, जैसे बड़े तालाब, कोई जल का आदान प्रदान नहीं है, कोई जल निकासी भी नहीं है, कोई तल छट नहीं हटाना, जो प्रायः बीमारी को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कारण बनता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में मछलियां भी मरती हैं। आधुनिक सांस्कृतिक प्रणालियों का उपयोग जो कम भूमि तथा जल का उपयोग करते हैं, इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा तथा इससे अधिक महत्व एवं प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जल की उपलब्धता तथा अप्रत्याशित मानसून का देश के जलीय कृषि उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर्याप्त रूप से प्रबंधित उत्पादन प्रणालियों में उत्पादित मछली की निम्न गुणवत्ता, यानी अपने देश में जो मछली उत्पादित होती है वो लगभग निम्न गुणवत्ता की होती है, ग्राहकों की स्वीकृति और वरीयता को प्रभावित करती है, ठीक है। एक खराब होने वाले उत्पाद के रूप में, यानी कि जो मछली है उसे आप अधिक लंबे समय तक नहीं रख सकते, ठीक है, के रूप में मछली के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन, यानी कि व्यवस्था होनी चाहिए कि मछलियों को रखा जाए कोल्ड स्टोरेज में, एवं वितरण प्रणाली की कमी उपलब्धता तथा विपणन को प्रभावित करती है। कम मूल्य वाली प्रजातियों के लिए फार्म गेट की कम कीमत व उनके आर्थिक प्रदर्शन का समर्थन नहीं करती है, ठीक है। मत्स्य उद्योग पर कोविड-19 का प्रभाव क्या पड़ा, ये भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट टू कोविड-19 ऑन द फिशिंग इंडस्ट्री। 2020 के प्रारंभ में कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी से होने वाली गतिशील प्रतिबंधों तथा सख्त स्वास्थ्य नियंत्रणों का मछली की मांग व कीमत पर बुरा प्रभाव पड़ा। 2020 में आए स्वास्थ्य संकट व 2021 में जो हुआ उससे उपभोग के स्वरूप में संशोधन किया गया। व्यापार एवं परिधि दोनों के बंद होने से बड़े सुपरमार्केट की मांग में कमी आई, जिससे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कठिनाई भी होने लगी, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कोविड-19 के समय बहुत सी चीज़ों की मांग कम हो गई थी। जब मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन नहीं होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोग को रोजगार सीधे सीधे प्रभावित होगा उससे, यानी कि कमी आएगी। उपभोक्ताओं ने गैर नाशवान उत्पादों या उत्पादों की लंबी समाप्ति तिथि जैसे डिब्बाबंद मछली की क्रय में वृद्धि की। हालांकि कुछ सीमा तक ताज़ा मछली टैंकों के प्रत्यक्ष विपणन द्वारा होम डिलीवरी, यानी दूसरों के मध्य में इसकी क्षतिपूर्ति की गई जहां संपर्क आवश्यक नहीं था, ठीक है। विभिन्न देशों द्वारा चुनी गई सीमाओं को बंद करने से उत्पादों की विविधता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि विभिन्न मछलियां एवं शंख जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण से उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्थानीय उत्पादों का सेवन करने का विकल्प चुना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज हमने देखा फ़िशिंग के बारे में, फ़िशिंग की कई तकनीकों के बारे में देखा, हमने जलपोतों के बारे में देखा,
ठीक है। इसी के साथ साथ भारत में मछली उत्पादन की क्या स्थिति, इसके बारे में भी देखा, और क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में मछली उत्पादन के क्षेत्र में, ये भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ कोविड-19 का मछली उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।